अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। वैसे तो पाकिस्तान में गुजरा हुआ हर दिन ही सियासी एतबार से गैर मामूली कहलाया जाता है, मगर ये जो हफ्ता गुजरा ये तारीख़ के पस मंज़र में वाकई बहुत गैर मामूली था। ISI के साबिक़ चीफ जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उसके बाद गिरफ़्तारियों का सिलसिला उनके साथियों का विद इन द सिस्टम जारी है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी गिरफ्त में आ रहे हैं। ये वाक़या इतना बड़ा है कि इसके बारे में ख़ुद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह का दिन वो देखेंगे। इस साल 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अगर कोई बड़ी ख़बर है तो वो जनरल फैज़ हमीद की हिरासत में लिए जाने वाली ख़बर है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में उनको जानने वाले पहचानने वाले जो राय रखते हैं वो यही है कि जनरल आसिम मुनीर का एक तो जो बैकग्राउंड है वो इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है और इस तरह के जो लोग हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लिहाजा वो रोज़ाना बयानबाजी पर बिलीव नहीं करते, बहुत ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वो एक सीरियस प्रोफेशनल की तरह अपने टारगेट पर नज़र रखते हैं और खामोशी से चलते रहते हैं और अपना होमवर्क मुकम्मल करते हैं। जब तक कि उनका होमवर्क मुकम्मल ना हो जाए एक्शन नहीं लेते, और जब एक्शन लेते हैं तो उसके बाद फिर उस एक्शन को रिवर्स करना नामुमकिन हो जाता है। जनरल आसिम मुनीर इस हफ्ते इस अमल के बाद बिलाशुबा पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के तौर पर उनका तासुर उभरा है और इससे एक वो तनकीद करने वाले जो तनकीद मुझ समेत आप समेत सब करते थे कि एहतसाब का दायरा सिर्फ सिविलियंस पर नज़र आता है, अब इस तरह के जो गुफ्तगू है वो ज़ाहिर है अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा जब इस तरह की गिरफ्तारियाँ मेरिट पर होते हुए देखेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए ये बहुत गैर मामूली वाक़या है और इस मौजू पर बात करने के लिए ये तमाम सियासी जमातें इसको हैरत से देख रही हैं, तारीख़ के तालिब इल्म भी हैरत से देख रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या PTI बतौर पार्टी उसके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उनके लीडर्स की जो पार्टी है वहाँ पे इस्तीफ़ों की एक लाइन लग गई है और वो तमाम जो अकाउंट्स आम तौर पर जो आग उगला करते थे खामोश ठंडे दिखाई देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट मौजूदा निज़ाम पे क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हमायूं मेमन साहब ने। PTI से इनका ताल्लुक़ है, इनको वेलकम करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है शजरा मनसब अली ख़ान साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी ज्वाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं अपनी सेनेटर साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि PTI के बहुत से लीडर्स बहुत खुश हैं इस गिरफ़्तारी पे, क्योंकि उनको जनरल फैज़ हमीद उनसे राब्ते में रहते थे और अपनी पसंद की फरमाइशें करके उनसे बयान दिलवाया करते थे। इन मौज़ूआत पर बात करते हैं। सेनेटर हमायूं मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा जी आपकी पार्टी का इस गिरफ़्तारी पर? आपके अंदर पार्टी के अंदर खुशी पाई जाती है, परेशानी पाई जाती है, क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नअबुदु व यका नस्तईन। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा इसको देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें ख़ुद ISPR ने ये स्टार्ट किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे उन्होंने एक करप्शन केस को, जिसको टॉप सिटी का कहते हैं, और ये मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौरान में ये सब कुछ हुआ था जब जनरल फैज़ DGC थे। अच्छा, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के दरमियान में एक चीज़ कॉमन है जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इन दोनों को लगाने वाला जो है या जिसकी बेसिस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने इन लोगों को चुना था वो थे जनरल बाजवा साहब के ससुर थे, और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के उनकी और मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा क़ुर्बत थी। उनकी सिफारिश पे इन सबको किया था और उनके ससुर कहते थे कि अगर मैं अपने दामाद और आपके दरमियान में होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, उनके साथ नहीं खड़ा हूँगा। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, नहीं एक तो ये कि आपने आधी बात फरमाई है, बाकी जो ISPR ने स्टेटमेंट बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वो पकड़ लिए, उनके पास शवाहिद ऐसे आए हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद वो ऐसी सियासी मैं आ रहा हूँ उसमें ये दो लोग थे जो साथ साथ चल रहे थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ, जिसमें एहसन इकबाल, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इन्होंने मिल के सारे पॉलिटिशियंस के साथ बातचीत की, और ये ड्यूरिंग सर्विस की बात कर रहे हैं कि जब वो कहते थे कि हम इमरान खान को हटा रहे हैं और आपको बदला रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो एक तो इनके ऊपर ये चार्ज होता है। ठीक है, और अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर एक को पकड़ रहे दूसरे को क्यों नहीं। अच्छा,
अब आ जाती है दूसरा पॉइंट जो उनका लास्ट सेंटेंस था कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद बाज फौजी जो एक्ट के लिहाज से या जो भी उनका कोड है उसकी खिलाफ वर्जी की है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऑनेस्टली दिल से मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह हम रिटायर्ड फौजियों को भी उनके जो अगर उन्होंने कोई गलत किया हुआ है चाहे ड्यूरिंग सर्विस किया था और हम उनका एहतसाब करना शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। ये एक अच्छा प्रेसिडेंस बना रहे हैं और ये प्रेसिडेंस आई एम श्योर विद पैसेज ऑफ टाइम व्हिच शुड बी विद इन मंथ्स और सो कि जो हाजिर सर्विस भी जिन लोगों ने जो काम किए हुए हैं और अपने हल्फ का या किसी चीज़ का अगर उन्होंने वो पासदारी नहीं की तो उनके ऊपर भी आना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इससे उतना ही ताल्लुक़ है जितना एक प्राइम मिनिस्टर का और एक DGISI का था। जो लोग बाज़ लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा था कि जी ये हमारे असासा हैं तो वो हमारे मीन्स कौम के असासा हैं और उसका रेफरेंस जो वो देते हैं कि जब ये DGISI थे जुलाई 2019 से 2021 तक इस दौरान में अगर आप लोग देखें तो सबसे कम टेररिज्म हुई थी। तो जो अगर इस इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहा है जो कि आइज एंड ईयर्स कहलाता है इन वो मुल्क की, अगर वो उसके दौरान में सबसे कम हुए हैं उसके बाद और उससे पहले अगर आप देखें बहुत ज्यादा जी मेरा ख्याल है उन पे तो इल्जाम बिल्कुल इसके उलट है कि उन्होंने तो शायद दहशतगर्दों को लाके वापस बसाया था। उन पे तो इल्जाम ये। शजरा साहब आप इसका क्या रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे? गुफ्तगू आपने सारी सुनी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल है कि जो फौज में खुद एहतसाबी का अमल है ये इस तरह नहीं कि बहुत नई कोई चीज़ है। जब भी फौज के अंदर खुद एहतसाबी होती है, पहले भी हमें ऐसे इंस्टेंसेस मिल चुके हैं, बहुत कड़ा और बड़ा स्विफ्ट और कंप्लीट होता है अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि अपनी इख्तियारात से तजावज़ या किसी किस्म की बद आईनी या कोई ऐसी चीज़ होती है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में स्पेशली हमने देखा कि ही इज़ कंप्लीट he says completely no to corruption। पहले भी हमने उनका ये रूप देख चुके हैं जब वो डिफरेंट ओहदों पे होते थे तो करप्शन से उन्होंने हमेशा ही बड़ी स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट हो गए जिस भी ओहदे पे रहे। बल्कि इमरान खान के साथ शुरू में उनकी एक जो सुनते हैं जो मसला बना वो शुरू में इसी बात पे भी बना कि उन्होंने उनको करप्शन पंजाब में जो हो रही थी उसकी कुछ सबूत ला के दिए। और अभी भी एक पहली बात जो कही DGISPR ने एक तो वही जो टॉक्सिटी का स्कैंडल है, तो दूसरी बात कही उन्होंने वो ये कि आफ्टर रिटायरमेंट जनरल फेयर्स के रवाबत रहे हैं या कुछ ऐसे वो चीज़ें करते रहे हैं जो कि आर्मी एक्ट के अगेंस्ट है। और उस पर यही सोचा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के अगेंस्ट सियासी चीज़ों में मुदाखलत, क्योंकि हम सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि कुछ सियासी मुदाखलत इनकी पहले बड़ी होती रही है। 2018 के इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी एक वो उस जमाने में सुनते थे कि बड़ा रवाबत तभी भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से करते रहे। और उसके बाद जो है फैजाबाद धरने में भी कहा जाता था। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि उनके दौरान ऑफिस थी। अब आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने क्या रवाबत रखे या क्या चीज़ें, ये अभी तक हमें पता तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें खुल के सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जो इमरान खान का इनके साथ एक क्लोज ताल्लुक था वो तो ड्यूरिंग हिज जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इट वाज वेरी क्लियर कि उनका एक बड़ा क्लोज है ताल्लुक। अब उसके बाद वो रहा या नहीं रहा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने उस वक्त उनको असासा, जिस बात पर वो कह रहे हैं कि वो एक असासा थे हमारा, तो वो तो आज हम कह रहे हैं कि हमें दोबारा जो अज़्मी इस्तेहकाम करना पड़ रहा है ऑपरेशन, उसी वजह से करना पड़ रहा है कि बहुत सारे TTP के लोगों को बगैर सरेंडर किए मुल्क में आने की इजाज़त दे दी गई और उनको यहाँ पे सेटल कर दिया गया, और जिसकी वजह से दहशत गर्दी ने दोबारा से सर उठाया हमारे मुल्क में। जी जी बैरिस्टर साहब, आपके नज़दीक ये वाक़या, ये जनरल फैज़ का हिरासत में लिए जाना, ये कितना बड़ा वाक़या है और उसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के तनाजुर में ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। देखिए, पाकिस्तान में कुछ सालों के बाद
एक शोर उठता है कि एहतसाब हो, लटका दो, मार दो, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और कोई अबूरी हुकूमत ना है जो सब कहते। तो ये क्यों शोर उठते हैं? ये शोर इसलिए उठते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है उसे इख्तियार नहीं किया जाता। और फिर ऐसे लोगों के बारे में कि जो कि नोटोरियस कैरेक्टर हो गए हों, आज जनरल फैज हमीद के बारे में ये कह देना कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो बड़ी सादगी की बात है। तो सारी दुनिया देख रही थी कि खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मेरी हुकूमत बचाते ये हैं, मेरा बजट पास ये करवाते हैं, मुझे इत्तेहादी ये ला के देते हैं, मेरे सारे काम और ये होंगे तो मेरी हुकूमत चलेगी, ये अगर ना जाते तो मेरी हुकूमत ना टूटती। तो इससे आप अंदाजा लगाए और उससे एक कदम आगे बढ़े कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी आर्मी चीफ के तकर्रुर के ऊपर कोई जलसे जुलूस किए हैं, जाके GHQ की तरफ जुलूस लेके गए हैं पिंडी की तरफ कि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ आए? ये वही मौसूफ है जिससे आज ये इनकारी हैं, जिनके लिए इन्होंने जनरल आसिम की तकर्री को रुकवाने के लिए, जो कि सीनियर मोस्ट जनरल थे आर्मी के अंदर, और कम होता है कि सीनियर मोस्ट जनरल कभी आर्मी चीफ बनता है, होना चाहिए, रिवायतें यही होनी चाहिए। तो ये रुकवाने के लिए वहां पे गए। आप सब भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। अब ये किसकी आंखों में धूल झोंकी जाएगी, किसके साथ ये मजाक? तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नोटोरियस कैरेक्टर नाजी साहब, उनका एहतसाब बहुत जरूरी है। अगर इदारे अपने अपने अंदर एहतसाब करें, जैसे कि अगर फौज ने आगाज किया है, पीपल्स पार्टी तो बड़ी देर से भुगतती रही है, हमने तो वो हमीद गुल भी भुगता है जो डंके की चोट पे कहता था कि मैंने IGI बनवाया है, जो अदम एतमाद में हमारे मुखालिफ, हमारा ISI चीफ तो हमारे साथ नहीं चल रहा था, ये तारीख की बात है। वो कहता था मैंने IGI बनवाई है, मैं इस पे कायम हूँ, और वो हमारे खिलाफ MNA लेके आ रहा था। तो एक तरफ तो ये मामलात रहे और दूसरी तरफ आप ISI चीफ से अपनी हुकूमत बचवाने का काम करें, अपना बजट पास करवाने का, फिर उसके तकर्रुर के लिए, ताकि एक फैशिस्ट निज़ाम कायम रह सके, आप तमाम सियासी जमातों को खत्म कर सके, आप अपना निज़ाम लेके आ सके। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। और एक कदम आगे बढ़ के अब दूसरे इदारों को, अब जुडिशरी को भी चाहिए अपनी काली भेड़ों के सिर्फ इस्तीफों के साथ खामोशी इख्तियार नहीं करनी पड़ेगी, उनका भी एहतसाब हो। पार्लियामेंट को भी चाहिए कि इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुतारिक हो। सारे इदारों को अपने अंदर एहतसाब के निज़ाम को मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे कि अवाम के अंदर कम से कम इतनी आसूदगी तो होगी कि ये बाख्तियार लोगों को कोई हाथ डालने वाला नहीं। जी जी, मेमन साहब फरमाइएगा कि यानी आपने जो गुफ्तगू हुई सुनी, अब यानी आपकी जो एसोसिएशन है पार्टी, यानी जो लीडरशिप यहाँ पे एकदम इस्तीफ़े सामने आए हैं, एक हिरासत की खबर जनरल फैज़ के सामने आई, उसके साथ ही एक इस्तीफ़ों की लाइन लग गई, और वो अकाउंट्स भी आपके जो कुछ खामोश से दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? यानी एक सियासी पार्टी को तो उससे गरज ही नहीं होनी चाहिए कि एक सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम गिरफ्तार हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं कमेंट करूंगा कि अगर कोई शख्स टेलीविज़न पे आके गलत बयानी करे, मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं गलत बयानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, करे तो उसका मुझे नहीं समझ आती कि क्या करें। ठीक है, जवाब दीजिए उसका, निशानदेही कीजिए। लोगों ने PDM के साथ थे, एक तो उनके, ठीक, एक मैंने वो छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ ना, वो 3 या 4, ये जो अभी पहले बात हुई थी ना कि इमरान खान ने कहा था कि अगर ये ना होते तो मैं ना होता है फलाना, कोई इस किस्म की बात नहीं हुई थी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अ बिग लाई। ठीक है, अब आ जाते हैं बात आगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट 2 फेडरल मिनिस्टर और उस वक्त के PDM के जो सरबरा थे मौलाना फजलुर रहमान, इन तीनों ने कहा है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो PDM में थी, उनको जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बुलवाया, उनसे बात की, और उनके साथ ये सारा कुछ जो आप उसके बाद का वो जो कैस्केड स्टार्ट हुआ है, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस वजह से अगर ये कह देना कि इन लोगों का नहीं हुआ था, और इनका ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बिल्कुल उनकी बात कर रहे हैं कि हमीद गुल साहब और जनरल दुरानी साहब, उन्होंने कहा है कि हमने IGI बनाई थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ने ओसामा बिन लादेन से भी पैसे लिए थे, पता नहीं $1 बिलियन या कितने लिए थे, $1 मिलियन समथिंग लाइक दैट, वो लिए थे, बिलियन नहीं सॉरी $1 मिलियन वो लिए थे।
और ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा सा कनी कतरा जाते हैं कि ये अपना जो इनका रोल था 1971 का उसका कभी जिक्र नहीं करेंगे। खैर एनीवे उसको छोड़ दें। मैं जो बात करना चाहता हूँ, देखिए इस तरह ये है कि अनफॉर्चुनेटली हाँ बिल्कुल 1971 में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जो हिस्ट्री है उसमें जनरल याया साहब ने जो नेशनल असेंबली था उसका इजलास बुलवाने के डेट दे दिया था, फिर भुट्टो साहब ने उनको मना करवा दिया था और उसके बाद फिर वो चीज़ नहीं बुलवाई गई। यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं? सो लेट इट बी लाइक जी, मैं असल में कुछ कर नहीं सकते। मैं भी तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौजूदा सिमिलैरिटी नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिमिलैरिटी में दे रहा हूँ। मैं देखे ना, मैं आपको सिमिलैरिटी ये है, सिमिलैरिटी ये है कि जब वो कहते हैं ना कि मियां नवाज शरीफ साहब को इन लोगों ने वो सपोर्ट किया था, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को भी उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे ही वो डैडी जिसको कहते थे वो सारी चीज़ें, तो देखिए ये मेरा ख्याल है कि मेहमान साहब बहुत आपने चीज़ों को मिक्स कर दिया। हमेशा से हो रही थी, आज भी हो रही हैं जी। ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हम तारीख को मस्क कर रहे हैं। बहरहाल वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी। सेनेटर साहब ने फरमान कुछ सिमिलैरिटी नज़र आई हैं 1971 की और आज की कोई मामलात उन्होंने को बात की जो मेरी समझ से बाहर है, तो समझते हैं क्या कह रहे हैं। जी सेनेटर साहब, देखिए 1971 में जो आप समझते हैं कि अवामी लीग को जो अक्सरियत मशरकी पाकिस्तान में हासिल हुई थी, पीटीआई को यहाँ की असम्बली में वही अक्सरियत मिली? क्या याया खान की तरह पाकिस्तान में कोई फौजी डिक्टेटर हुकूमत कर रहा है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिनट है जाए। पहले आप रेफरेंस देख ले कि मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। उन्होंने जब बात की थी, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का और उन्होंने आईजीआई के बनाने की बात की थी। ये एक बात है, यहाँ रुक जाए ना सेनेटर साहब प्लीज, चीजों को आप मिक्स मत कीजिए। आवाज नहीं आ रही सर मेरी गुजारिश सुन लेना, इसको मेरा मसला नहीं है सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। एक जगह पे आपने कहा 71 का जो 70 के जो इलेक्शन थे जो कुछ 71 में हुआ, आज आपको वैसी सूरत हाल नजर आ रही है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आईजीआई का बनना ये बिल्कुल एक अलग बात है। आप गालिबन कहना ये चाह रहे हैं कि लोग जिसको वोट देते हैं नहीं, मैंने उसको इक़्तिदार नहीं मिलता, ये कहना चाह रहे हैं। आप मेरा शॉर्ट सर जी आप मेरा शॉर्ट ज़रा वापस कर लें। आपके दिमाग में एक बात थी, आप उसको लेकर उस तरीके से समझने की कोशिश करें। मैंने ये कहा था, मैंने रेफरेंस दिया था सर, मैं बता रहा हूँ ना, तो आप मुझे थोड़ा सा मौका दें। मैंने ये कहा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये कहा जा रहा था कि भाई उनको आईजीआई बनाने के लिए क्या नाम है सपोर्ट मिल रही थी, तो उस लिहाज से एक ज़माने में भुट्टो साहब को भी सपोर्ट मिल रही थी। मेरे ख्याल है सेनेटर साहब आप खुद भी शायद क्लियर नहीं है कि आप कहना चाहते हैं। आप पहले अपने आप को कंपाइल कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब हम इस चीज़ 71 की आप बात करते हुए नवाज शरीफ, अच्छा मेरा ख्याल है आप अपनी थॉट्स को कंपाइल कर लें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। करते थे वो सब कुछ है। देखिए शजरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, शजरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि आप पर अगर ये इल्जाम लगाया जाए या आपके मुखालिफिन आप पे ये बात कर रहा हूँ, मैं तो आपका भी आपकी सियासी पार्टी का भी, आपके भी ये जिस तरह हमीद गुल का नाम लिया गया, तो आप इस पे क्या रद्द अमल देंगे? देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल कुछ इस तरह की चीजें रही हैं, इस किस्म के ताल्लुकात या इस किस्म की सारी चीजें रही जिसकी वजह से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उस वक्त इन दोनों ने सोचा, अब ये हिस्ट्री का पार्ट है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि सब पार्टीज को कभी एक आ जाता था, कभी दूसरा आ जाता था। फिर इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और ये डिसाइड किया कि अब से लेके हम जमहूरियत के क़याम के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलके पार्टीज चलेंगी। पार्लियामेंट को पूरा अपना वक्त करने में सारे मदद करेंगे। फिर थोड़े से आइन में भी चेंजेस इस तरह के लाए गए कि जब मर्जी जब कोई उठ के तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व ना कर दे। कुछ हकूक इस तरीके से बनाए गए सारों के कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंटेरियंस को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत किया जाए। यानी आपका ये कहना होगा, यानी अगर जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आप ये कह रही हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले जो
जो मामलात हुए उस पर चूंकि माफ़ी मांग ली गई, लिहाजा अब उसको दफन करके उसका हवाला ना दिया जाए। क्या मैं दुरुस्त समझाऊं? आप ये कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ये दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात रही है, तो आज आप कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है? जी, आज ऐसी कोई बात नहीं। और जिस चीज का ये जिक्र कर रहे हैं कि हमारे अगर कोई राब्ते हुए, तो उस वक्त हम ये राब्ते हमारे ये हो रहे थे कि हम ये कह रहे थे कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि इनके अपने जो पीटीआई के जो साबका चेयरमैन है, वो खुद कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मेरी हर चीज, मेरे सारे जो लोग पूरे करते थे वो यही करके देते थे। जी बैरिस्टर साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा प्लीज। आप जरा बताइएगा बैरिस्टर साहब कि आप, यानी अभी आपने जो गुफ्तगू सुनी उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि एक वो अयूब खान का भी हवाला दे दिया। सो ये माजी का ये यानी जान छुड़ा के आगे निकलना तमाम सियासी जमातों के लिए कब मुमकिन होगा? जी देखिए, इसी की बात मैंने कोई तानाज़नी के लिए नहीं की थी, लेकिन मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में अगर बात की गई है, बिल्कुल वो यूथ गवर्नमेंट के में शामिल हुए थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, उसी अयूब खान के खिलाफ जद्दोजहद की, उसका इक़्तिदार खत्म किया। और जहां तक ये 71 के वाक़यात को अगर ये थोड़ा सा मुताला कर लें तो इन्हें पता चल जाए कि भुट्टो साहब ने शेख मुजीब की रिहाई के लिए एक बात की थी, और उसके बाद अगर सियासी जमातों को मौका दिया जाता तो एक सदर और वज़ीर आज़म बन के, क्योंकि कोई भी एक सियासी जमात उस वक्त हुकूमत नहीं बना सकती थी, क्योंकि एक यूनिट में से किसी को भी सीटें हासिल नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इल्जाम तराशी में ना, और उसके बावजूद अगर हमसे कोई गलती हुई भी है तो हमने तो खून दे के उन दागों को धोया भी है। तो मैं तो इसीलिए उसी में मैंने तानाज़नी के लिए ये हवाले नहीं दिए थे, मैंने इसलिए ये हवाले दिए थे कि पाकिस्तान की तारीख बड़ी खराब रही है। इससे आगे बढ़ने के लिए हम दो जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और हमने बेहतरी की तरफ हम गामजन भी हुए हैं। लेकिन एक ऐसी जमात बना दी गई जिसमें फैज हमीद साहब का बहुत हाथ था, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर को फरोग दिया। मतलब आज वो कहते हैं, अभी ये बातें कर रहे हैं, आज वो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ से हाथ मिलाऊंगा, सियासी क़यादत से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना मैं सदर के साथ बैठूंगा, ना मैं वजीर आजम के साथ बैठूंगा, मैं बैठूंगा तो आर्मी चीफ के साथ बैठूंगा। अब ये इनकी जो पुरानी आदत है कि आर्मी चीफ की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आना, एम्पायर की उंगली के सहारे पे चलना, कि अब ये छोड़ देनी चाहिए। ये सियासी मामलात को मैं तो समझता हूँ, इस पर मैं पॉजिटिव बात करूँ तो ये कि इदारों को अपने अंदर एहतसाब करना है। सियासतदान हम सारे मिलकर ये फैसला तो कर सकते हैं कि जो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुकूमत में आया है उसे सियासत से बेदखल कर दिया जाए। आज ये फैसला तो हो सकता है ना, और उससे आगे बढ़ते हुए हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं और आगे बढ़े। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आज आप बिल्कुल ही कहें कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम किसी के साथ थे नहीं, तो कौन कहता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है? कौन कहता था कि ये डेमोक्रेट जनरल है? कौन कहता था कि इसके होते हुए मुझे किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है? कौन इनके सहारे पे बहुत खुश था? कौन एंड तक कहता रहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें? कौन कहता रहा है कि फैज हमीद को वापस ले आए? अब ये बच्चों वाली बातें ना करें, आइए आगे बढ़े, सियासत को सियासत की तरह करें। हम अपनी गलतियां भी माने, सियासतदान भी माने, जुडिशरी भी माने और इस्टेब्लिशमेंट भी माने। इस्टेब्लिशमेंट को भी सिर्फ फैज हमीद पर नहीं रुकना है, उन जनरल तक भी जाना है जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया है, उनसे भी दस्तबरदार होना है। इसी तरह जजों को भी उनसे दस्तबरदार होना है जिन्होंने अल्लाह तो पे हलफ उठाया है, जिन्होंने आइन के टूटने को हमेशा नजरिया जरूरत के तहत दुरुस्त करार दिया है। और सियासतदानों को भी अपनी काली भेड़ों को निकालना है जो हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं इक़्तिदार में आने के लिए। अगर इस पे नुक्ता आगाज बन जाए तो हम एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ नहीं डालेंगे, हम किसी हल की तरफ निकलेंगे। और मैंने तारीख के जितने हवाले दिए हल के लिए कहे हैं, मैंने तानाज़नी के लिए नहीं किया। अच्छा, मैं एक आपसे और बैरिस्टर साहब जानना चाहूँगा, ये जो यानी हिरासत में लिया जाना और ये जो मामला अब आगे बढ़ा है, इसके आपके ख्याल में ये जो जमूद एक छाया हुआ था 8 फरवरी के बाद, वो जो एक जिस तरह का मुतहर्रिक निज़ाम होना चाहिए था वो नहीं हो सका, हमें एक फ्रोज़न हुआ अटकता हुआ, आपको चीज़ें अब स्मूथ रनिंग में दिखाई दे रही हैं, चल पड़ेंगी? देखिए अमीर भाई, अगर तो गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाए, सियासी लोगों को चैलेंज किया जाए ना, तो फिर सियासत जवाब देती है और हुकूमत जवाब देती है। लेकिन जब रियासत को चैलेंज किया जाए तो फिर हुकूमत और सियासत वहां पे आके रुक जाती है, उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ जिसे चैलेंज किया जा रहा था उधर से जवाब का वक्त आ गया है, अब फसल काटने का वक्त है।
वो जो मीर जाफर, मीर सादक की गर्दाने और वो जो जहर उंडेला गया है कौम के अंदर और नौजवानों के अंदर और एक नस्ल के अंदर, और जो मोदी की जुबान बोली गई है सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए, और जिन्हें है तो रिश्तेदार तो इनका जनरल न्याजी था, लेकिन मोहब्बत इन्हें शेख मुजीब से हो गई थी कि उसकी वीडियो ये अपलोड करते थे। तो ये अब ये उसके जवाब देने का वक्त है। अब जवाब भी रियासत देगी और रियासती इदारे देंगे, और बहुत से चौराहे के अंदर ये हंडियां फूटेगी। ये जो आपके सामने आ रहे हैं, बहुत से जो छुपे हुए थे, जिनके इशारों पे छुपे हुए थे, उन्होंने आगाज ही इस्तीफों से किया है। तो पहले जिस तरह 2 साल पहले इन्हें कोई तर्जुमान मुयस्सर नहीं आता था, इन्होंने भाड़े पे वकील लिए थे टीवी प्रोग्राम्स में बैठने के लिए। अभी देखिए तो सही होने क्या जा रहा है। आप भी सियासी तजिया निगारी करते हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, हम देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। बहुत सौ का जो नकाब है उतरने वाले हैं, और ये नकाब साथ ही सियासत करने वाले हैं, क्योंकि इनका असली चेहरा सियासत करने के लायक नहीं है। जी मेमन साहब, फरमाइएगा कि आप यानी अपनी पार्टी का जो मुस्तकबिल है आप क्या देख रहे हैं? यानी बानी पीटीआई के यानी अब नून लीग ने भी यह वक्त देखा है, पीपल्स पार्टी ने भी यह वक्त देखा है, तो आपके ख्याल में बतौर पार्टी आप अपना वजूद बरकरार रख पाएंगे? देखिए, इस तरह है कि अगर आप वजूद के लिहाज से करते हैं तो जब ज़ियाउल हक साहब आए थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया था, तो आपने देखा था कि पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल में 46 या 47 थे, उनमें से शायद 2 या 3 रह गए थे और बाकी तो इनका वजूद ही ख़त्म हो गया था। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए थे, ये दोबारा आ गए। अच्छा, फिर हम देखते हैं 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी थी 1997 में। वो 2/3 मेजॉरिटी जब मुशर्रफ ने उनके ऊपर इसी किस्म की चीज़ें लेकर आई, तो वो 2/3 मेजॉरिटी से सिर्फ 25 रह गए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये टाइम आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है। आपने फरवरी के इलेक्शंस में, 8 फरवरी के इलेक्शंस में देखा है कितने स्ट्रांगली वो बाउंस बैक किया है। हालांकि जिस तरीके से इन लोगों ने इलेक्शंस लड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल क्रिपल किया हुआ था। वहाँ पे हर एक उसके खिलाफ था, लोगों को उठाया जा रहा था, उसके बल्ले का निशान ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने उसको एज अ पार्टी भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पता नहीं किस तरीके से सुन के क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने उनको एज अ पार्टी और उनके किसी कैंडिडेट को, इसलिए कि आपके पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, देखिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, चले मान लिया ना, वो बल्ले के निशान तक हो गया, लेकिन बल्ले निशान का हटाने का ये मतलब तो नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। उसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड भी है उसको करने नहीं दिया। फिर उसके किसी भी कैंडिडेट का जो उसको इंडिपेंडेंट करार दे दिया, और तकरीबन 41 ऐसे आरओज हैं जिन्होंने उनके जो सर्टिफिकेट्स थे जो उनके साथ थे वो भी अटैच करने की नौबत, उन्होंने कहा हम ये नहीं अटैच करेंगे। जी माजी है, तो जब आप इस तरीके से उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें वो किस तरीके से बाउंस बैक किया, क्यों? अवाम का मैंडेट, अवाम उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। और मैं, अगर आप मुझसे पूछते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां देखते हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन गवर्नमेंट देखता हूं इन अ वेरी वेरी शॉर्ट नियर फ्यूचर, वेरी शॉर्ट नियर फ्यूचर। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता। क्यों? अभी तो देखिए ये एक तरह से बात होगी, फिर उसके बाद निकलेगी, जब इनके ऊपर सारी चीजें होंगी तो फिर देखेंगे ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद फिर डिसीजन होगी। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, तो लेट इट स्टार्ट। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये एहतसाब कर रहे हैं इदारे के अंदर का और उन लोगों का, मैं इसको खैर मकदम करता हूँ कि अच्छी बात है। ये आगे जाके, मतलब अगर आज हम लोग रिटायर्ड को कर रहे हैं तो कल को हम हाजिर सर्विस को भी करना शुरू कर देंगे। आई थिंक दिस इज वन स्टेप इन अ गुड डायरेक्शन, सो आई एक्चुअली वेलकम इट। और मैं ये समझता हूँ इसके साथ साथ, देखिए पाकिस्तान का जो मसला है, मैं एक चीज कर देता हूँ, अभी 2 बंदों को हम लोगों ने सदारती तमगा दिए हैं। अब वो हम एक और मौजूद की तरफ निकल जाएंगे, वक्त कम है। शजरा साहिबा फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो फौजी हिरासत है, इससे पार्लिमानी जमहूरियत, सियासी जमातें मजबूत होंगी या हम एक और कंट्रोल्ड सिस्टम के ही अगले चैप्टर में चले गए हैं?
नहीं, मैं समझती हूँ कि ये खुद एहतसाबी का अमल जो है बहुत अच्छी बात है। अवाम को भी एक ये बड़ा अच्छा मैसेज आएगा कि देयर आर नो सेक्रेड काउस। कोई जिस भी ओहदे पे हो, अगर वो कोई बदनवानी करे या किसी इस तरह की चीज का मुर्तकिब हो तो उसका एहतसाब होगा। और मैं समझती हूँ कि वाकई बाकी तमाम इदारों को भी इससे मिसाल लेनी चाहिए और अपने अपने अंदर देखना चाहिए कि अपनी खुद एहतसाबी भी वो करें, क्योंकि बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे तमाम इदारों में। आपकी जहाँ तक क्यादत जो सवाल है, कि आपकी क्यादत ने कुछ जमहूरियत- चोरी चोरी चुपके चुपके खुशियां मनाई हैं, बड़ी छुप छुपा के। कोई वो, बल्कि उन्होंने पार्टी आपको सुना है कि हिदायत जारी कर दी है कि आपको तबसरा भी ना करें इस गिरफ्तारी पे। ऐसा भी क्या पर्दा, मतलब जी, इसकी क्या इसलिए वजह है? क्योंकि इसलिए वजह यह है कि हम इस चीज से हमने तो नहीं इस चीज को कोई भी या इस तरीके से कोई हमने इसको इनकरेज किया हो, या हमने जैसे कि अभी कहा गया कि जब रियासत के ऊपर हमला होता है तो फिर उसका रियासत ही जवाब देती है, उसकी पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट उसके अंदर जवाब ना दे सकती है, ना ही देती है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए और अपना, हम वी आर यंग डेमोक्रेसी, हमें अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए आपस में बात करनी चाहिए, इसकी बजाय कि हर वक्त कोई ना कोई देखता रहे कि हमें कोई कंधा मिले, हमें कोई शोल्डर मिले जिसके ऊपर हम आए। आपने देखा कि इनके चेयरमैन साहब का जो अभी तक यही कहते रहे कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी। और अब आके तो उनको पता चला है, जब उनको बिल्कुल साफ जवाब मिला कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करेगी तो वो खामोश हुए, और उन्होंने दीगर इधर उधर पॉलिटिकल पार्टीज को देखना शुरू कर दिया। हालांकि एक्चुअली अगर शुरू से ही तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठे, ये कह रहे हैं हम वोट लेके आए हैं, 2018 का इलेक्शन तारीख का सबसे बुरा रिग्ड इलेक्शन था, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सोचा कि बेशक के आरटीएस को बिठाया गया, बेशक के तमाम रिजल्ट चेंज किए गए, सुबह तक तमाम रिजल्ट्स को खराब कर दिया गया आरटीएस जी को बिठा के। जी बैरिस्टर साहब, लास्ट वर्ड में आपसे लूंगा। पार्लियामेंट में आए जी और पार्लियामेंट में आके जी बिल्कुल, यू मेड योर पॉइंट। जी बैरिस्टर साहब, मैं लास्ट पॉइंट आपसे लेना चाहूंगा। आपकी तो पार्टी खैर सबसे इन दोनों से सीनियर है और बड़ा कुछ देखती आ रही है, सो आप अपने यानी उसका विजन को तो बताइए कि इस ये जो मौजूदा हालात के बाद अब आपको यानी जमहूरियत मजबूत हुई है, पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हुआ है, एहतसाब का निज़ाम मजबूत हुआ है, या ये वही पावर पॉलिटिक्स के कॉरिडोर्स के लड़ाई, यानी अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि अवाम का भी कोई ताल्लुक है और अभी कोई जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत हुई है। उसके लिए जमहूरियत और पार्लियामेंट को खुद एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और नाजी साहब भी अभी गुफ्तगू हो रही थी, बिल्कुल सियासी जमातें कमजोर भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं, लेकिन अगर वो सियासी जमातें रहें और सियासी रवैया इख्तियार करें। हमारी इन्होंने मिसाल दी, बिल्कुल हम दोबारा से उभर के आए जनरल ज़िया के दौर के बाद। उसकी वजह ये थी कि हमने रियासत को चैलेंज नहीं किया, रियासत के खिलाफ नहीं टकराए। अगर जजों ने हमें सजाए मौत दे दी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। अगर फौजी जनता बैठ के हमारे बानी चेयरमैन को शहीद कर रही थी तो मोहतरमा 30 लाख के जुलूस के साथ लाहौर में आई 10 अप्रैल 1986 को, किसी मेजर के घर में या किसी कोर कमांडर के घर में हमला नहीं किया, किसी को मीर जाफर और मीर सादिक नहीं किया कहा। तो जब सियासी रवैया हो तो वापसी होती है, लेकिन तारीख बताती है कि हिटलर के पास जितना पॉपुलरिज्म हो। जी बैरिस्टर साहब, यू मेड योर पॉइंट सर, थैंक यू वेरी मच। जितने भी मेहमान हैं सबका शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी शब 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।